नमस्कार साथियों, स्वागत है शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास की कक्षा में। साथियों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा। साथियों, अभिप्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये हमारे जीवन में काम आने वाला, साथ ही जब आप शिक्षक बनकर विद्यालय में जाएंगे तो आपके बहुत काम आने वाला एक टॉपिक है। साथियों, शुरू करते हैं अभिप्रेरणा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों, शिक्षण में नियोजन और व्यवस्था को कितना ही अच्छा क्यों ना बना दिया जाए, लेकिन जब तक छात्रों के व्यवहार को प्रेरित नहीं किया जाए, यानी कि जो छात्र हैं, विद्यार्थी जो हैं, छात्रों के व्यवहार को जब तक प्रेरित नहीं किया जाएगा तब तक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है। यानी कि प्रेरणा से ही शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, आगे बढ़ती है। इसलिए अध्यापक का कर्तव्य विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा देना होता है, जिससे कि विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन आए। यानी कि अध्यापक का पहला कर्तव्य क्या हो गया? अध्यापक का कर्तव्य क्या है? कर्तव्य यह है कि विद्यार्थियों को प्रेरणा दे। विद्यार्थियों को क्या दे? वो प्रेरणा दे, मोटिवेशन दे। ठीक है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या अन्य कोई क्षेत्र, बिना अभिप्रेरणा के कोई भी विद्यार्थी उस कार्य की और कार्य को अच्छी तरह से नहीं करता है। यानी कि जब तक किसी कार्य को करने से पहले उसे प्रेरित नहीं किया जाएगा, उसे प्रेरणा नहीं दी जाएगी, तब तक वो उस कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या जरूरी है? अभिप्रेरणा उसको देना जरूरी है। अध्यापक का जो कर्तव्य होता है, अध्यापक जो है, उस अध्यापक का जो कर्तव्य है वो नए ज्ञान व क्रियाओं को विद्यार्थियों को बताना है। अध्यापक क्या करता है? अध्यापक नए ज्ञान व नई क्रियाएं विद्यार्थियों को बताता है। ठीक है, और अध्यापक के समक्ष सदैव ये प्रश्न खड़ा होता है कि भाई किस प्रकार उस ज्ञान से इन विद्यार्थियों का परिचय कराया जाए, जबकि सभी प्रश्नों का उत्तर अभिप्रेरणा से ही मिलता है। तो शिक्षण की सफलता के लिए आवश्यक है कि अध्यापक छात्रों या विद्यार्थियों को नए ज्ञान के लिए प्रेरित करें। यानी कि जो अध्यापक हैं वो छात्रों को नए ज्ञान के लिए क्या करें? प्रेरित करें। ठीक है, तो अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा, इसको आप विशेष ध्यान से समझें। अभिप्रेरणा बहुत काम आने वाली चीज है। अभिप्रेरणा प्राणी की वह आंतरिक शक्ति है, प्राणी की वह आंतरिक शक्ति है जो प्राणी में क्रियाशीलता उत्पन्न करती है। जो प्राणी में क्रियाशीलता उत्पन्न करती है और लक्ष्य प्राप्ति तक चलती रहती है। देखिए, अभिप्रेरणा प्राणी की वह आंतरिक शक्ति है जो प्राणी में क्रियाशीलता उत्पन्न करती है और लक्ष्य प्राप्ति तक चलती रहती है। ऐसी आंतरिक शक्ति है क्या? अभिप्रेरणा। इसी प्रकार मनोविज्ञान में भी अभिप्रेरणा का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसे किसी विद्यार्थी की अभिप्रेरणा को आंतरिक रूप से विकसित किया जाता है। अभिप्रेरणा को आंतरिक रूप से क्या करते हैं? हम विकसित करते हैं, क्योंकि किसी भी विद्यार्थी को हम खींचकर कक्षा तक तो ला सकते हैं, लेकिन उसको अधिगम नहीं करा सकते, उसको ज्ञान प्राप्ति के लिए बाध्य या मजबूर नहीं कर सकते। इसलिए थॉमसन ने अध्यापक का सबसे पहला जो कार्य होता है वो विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करना बताया है। जो थॉमसन महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि अध्यापक का सबसे पहला कार्य है कि वो विद्यार्थियों में क्या करे? रुचि उत्पन्न करे। तब रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो विद्यार्थी स्वतः ही सीखने लग जाएंगे। जैसे अभिप्रेरित होकर ही कोई जो विद्यार्थी होता है ना, वो परीक्षा के दिनों में आधी आधी रात तक पढ़ लेता है।
रात को जाग जाग कर पढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो अभिप्रेरित है। इसी प्रकार अभिप्रेरणा के कारण ही सभी किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं। और अभिप्रेरणा है ये हमारे व्यवहार को संचालित करती है। अभिप्रेरणा क्या करती है? हमारे व्यवहार को संचालित करती है। व्यवहार का संचालन करती है अभिप्रेरणा। और ये इस प्रकार से हमारे व्यवहार को संचालित करती है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल जो होता है ना, वो गाड़ी को संचालित करता है, ऐसे ही अभिप्रेरणा हमारे व्यवहार को संचालित करती है और प्रेरित होकर के ही कोई भी अच्छा कार्य करता है। साथियों, हम ये कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति होती है जो अनुक्रिया या व्यवहार को करती है। अर्थात अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो प्राणी में क्रियाशीलता उत्पन्न करती है और लक्ष्य प्राप्ति तक चलती रहती है। तो साथियों, अब हम इसके बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताते हैं अभिप्रेरणा की। कुछ विद्वानों के अनुसार देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गुड। एक विद्वान है गुड। गुड ने कहा कि प्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने में नियमित रखने की प्रक्रिया है। जो प्रेरणा है, प्रेरणा, वो प्रेरणा किसी भी कार्य को, किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने, वे नियमित रखने की प्रक्रिया है। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने या नियमित रखने की क्या है? प्रक्रिया होती है। वहीं स्किनर ने और अच्छी बात लिखी। स्किनर ने कहा कि जो प्रेरणा है वो सीखने के लिए राजमार्ग है। प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। यानी कि प्रेरणा जो है सीखने के लिए क्या है? एक राजमार्ग है। ठीक है, आप प्रेरणा के बगैर सीख नहीं सकते, आप प्रेरणा से ही सीख सकते हैं। वहीं गिलफोर्ड ने लिखा, गिलफोर्ड ने लिखा कि प्रेरक एक विशिष्ट आंतरिक कारण या अवस्था है। कि जो प्रेरक है, प्रेरक एक विशिष्ट आंतरिक कारण, विशिष्ट आंतरिक कारण या अवस्था है जो कि क्रिया को आरंभ करने, जो कि क्रिया को आरंभ करने या जारी रखने को प्रवृत्त करता है। ये गिलफोर्ड ने कहा। ठीक है साथियों, अभिप्रेरणा की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमने देखी। आपको बता दें कि जो अभिप्रेरणा है, ये प्रेरणा शब्द की जो उत्पत्ति है, प्रेरणा, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है। किससे हुई है? मोटम शब्द है, मोटम, यानी ये मोटम शब्द किसका है? जर्मन भाषा का है, जर्मन भाषा, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। और जो मोटम शब्द है, इस मोटम शब्द का मतलब होता है गति। इसका मतलब क्या होता है? गति, जिसके अनुसार प्रेरणा में गति का होना आवश्यक होता है। प्रेरणा में किसका होना आवश्यक है? गति का होना आवश्यक होता है। तो साथियों, ये प्रेरणा का सामान्य अर्थ और प्रेरणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमने देखी। अब साथियों, हम बात करते हैं कि जो प्रेरणा है उसके चरण, या हम कह सकते हैं कि जो प्रेरणा है उसके कितने चरण होते हैं। तो साथियों, अभिप्रेरणा के यदि चरणों की बात की जाए तो अभिप्रेरणा के 4 चरण होते हैं। यानी कि अभिप्रेरणा के चरण या सोपान की हम बात करें तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है साथियों, पहला होता है आवश्यकता।
आवश्यकता। दूसरा होता है चालक। तीसरा चरण होता है प्रणोदन और चौथा चरण होता है प्रेरक। साथ ही ये 4 चरण होते हैं अभिप्रेरणा के। देखो आवश्यकता, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले चरण की। जो आवश्यकता है वो क्या है? तो देखिए आवश्यकता के बारे में जानना है अपन को। यह किसी वस्तु के अभाव की अनुभूति कराता है। किसी वस्तु के अभाव की अनुभूति। भाई आवश्यकता कब होती है? जब किसी का हमें क्या हो, अभाव हो, तभी तो आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता से मनुष्य बहुत प्रभावित होता है। जैसे हमें भोजन की आवश्यकता इसलिए महसूस होती है क्योंकि भोजन की कमी से शरीर की रासायनिक संरचना बदल जाती है। तो आवश्यकता जो है, जैसे सर्दी लगने पर हम क्या पहनते हैं? कपड़े पहनते हैं, कपड़ों की आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता क्या है? अभाव की अनुभूति, यानी कि हमारे पास अभाव जो है उसकी हमें क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। दूसरा होता है साथियों चालक, यानी कि ड्राइव। तो चालक क्या है? इसका संबंध शारीरिक आवश्यकताओं से होता है। जैसे व्यक्ति के जन्म से ही उसकी जो शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं ना, वो आरंभ हो जाए। जैसे भूख है, प्यास है, ये क्या है? ये चालक हैं। भूख है, प्यास है, नींद है, ये सारी की सारी क्या होती हैं? ये सारी के चालक होते हैं। क्या होते हैं? चालक होते हैं, क्योंकि ये सब आवश्यकताओं के फलस्वरूप ही क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। और जब तक चालक की पूर्ति नहीं होती तब तक व्यक्ति तनाव में रहता है। भाई जब तक अपन को इसकी इनकी इन चालकों की पूर्ति नहीं होगी तब तक व्यक्ति क्या रहेगा? तब तक व्यक्ति तनाव में रहता है। एक होता है प्रणोदन, जिसको हम इंसेंटिव कहते हैं। प्रणोदन, देखिए प्रणोदन क्या है? प्रणोदन एक प्रकार का प्रोत्साहन है। एक प्रकार का क्या है? ये प्रोत्साहन है। जब कोई भी व्यक्ति है वो लक्ष्य की प्राप्ति करता है या अच्छा कार्य करने लगता है तो उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। उसको क्या दिया जाता है? प्रोत्साहन दिया जाता है। और ये प्रोत्साहन जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये लक्ष्य से संबंधित होता है, लक्ष्य को प्राप्त करने में और शीघ्रता करता है। ठीक है। चौथा होता है साथियों प्रेरक, यानी मोटिव्स। साथियों प्रेरक क्या है? जो प्रेरक होते हैं साथियों वो तो आप सभी जानते हैं कि प्रेरणा देने वाले। इसमें आवश्यकता, चालक और प्रणोदन तीनों का समावेश होता है। प्रेरक में क्या होता है? जो उपरोक्त 3 हैं, यानी कि इसमें आवश्यकता भी होती है, साथ में चालक भी होता है और साथ में प्रणोदन भी होता है। इन तीनों का इसमें क्या होता है? समावेश होता है। इसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं दे सकते। जो प्रेरक है ना वो अपन को प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई दे सकता, बस उन परिस्थितियों का अनुमान ही लगा सकते हैं। प्रेरक के आधार पर ही हम किसी भी विद्यार्थी के बारे में ये जान सकते हैं कि वह विद्यार्थी अपने भावी जीवन में किन किन खेलों या क्षेत्रों में अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। तो साथियों ये होते हैं अभिप्रेरणा के चरण या सोपान, जिनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। साथियों अब हम बात करते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार की। साथियों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करते रहें। साथियों अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के प्रकार हम बात करते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार की कि अभिप्रेरणा के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं। तो साथियों अभिप्रेरणा को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। जो अभिप्रेरणा होती है ना उसको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, जिससे विद्यार्थी की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को प्रदर्शित करते हैं। तो साथियों इसी के साथ साथ सामाजिक प्रेरणा को प्रदर्शित करते हैं। और अभिप्रेरणा जो होती है ना वो हमारे जन्मजात गुणों और अर्जित गुणों पर आधारित होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो अभिप्रेरणा है वो हमारे जन्मजात गुणों पर और अर्जित गुणों पर क्या होती है? आधारित होती है। तो अभिप्रेरणा के जन्मजात और अर्जित गुणों के आधार पर ही इसको 2 भागों में बांटा जाता है। इसके 2 प्रकार बताए जाते हैं। किसके? अभिप्रेरणा के। साथियों अभिप्रेरणा के 2 प्रकार वो किसके आधार पर हैं? देखो अभिप्रेरणा किन पर आधारित होती है? वो हमारे जन्मजात गुणों पर और अर्जित गुणों पर आधारित होती है।
तो उसी के आधार पर अभिप्रेरणा के कितने भाग कर दिए? 2 भाग कर दिए, यानी 2 प्रकार बता दिए। एक होता है, पहला प्रकार है आंतरिक, या फिर आंतरिक को ही हम कहते हैं मूलभूत, और मूलभूत को ही कहा जाता है प्राकृतिक, और इसी को कहा जाता है, हम कह सकते हैं धनात्मक भी इसको हम कह सकते हैं, या सकारात्मक भी इसको कह सकते हैं। सकारात्मक अभिप्रेरणा साथियों एक के ही नाम है ये। देखो, आंतरिक अभिप्रेरणा, मूलभूत अभिप्रेरणा, प्राकृतिक अभिप्रेरणा, सकारात्मक अभिप्रेरणा, एक ही है ये, ठीक है। और दूसरी होती है बाह्य अभिप्रेरणा। इस बाह्य अभिप्रेरणा जो होती है, इस अभिप्रेरणा को हम गौण अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं, गौण। इसके अलावा इसको अप्राकृतिक अभिप्रेरणा, साथ ही इसको नकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है, नकारात्मक अभिप्रेरणा। तो ये 2 प्रकार है साथियों अभिप्रेरणा के, आंतरिक और बाह्य, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। साथियों यदि बात करें हम आंतरिक अभिप्रेरणा की, तो आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है? इसमें बालक स्वयं की इच्छाओं से काम करता है। देखो, जो सबसे महत्वपूर्ण बात आंतरिक अभिप्रेरणा की है वो ये है कि इसमें जो बालक है वो अपनी इच्छा से कार्य करता है, अपनी इच्छा से कार्य करता है, क्योंकि ये जन्मजात है। ये कैसी होती है? जन्मजात गुणों के आधार पर होती है। तो बालक इसमें अपनी इच्छा से कार्य करता है। ये व्यक्तिगत होती है, जिसके अंतर्गत जन्मजात गुण जैसे भूख, प्यास, नींद, ये सब इसके अंतर्गत होती हैं। भूख है, प्यास है, नींद है, ये इसमें आती हैं, ठीक है। विद्यार्थी में किसी कार्य के प्रति रुचि पहले से ही विद्यमान होती है, जिसको अध्यापक अभिप्रेरणा के द्वारा विकसित करके उसको अंदर से बाहर निकालता है, ठीक है। तो इस अभिप्रेरणा में उद्दीपन की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसको वे स्वयं सुखद अनुभव के लिए करता है। इस अभिप्रेरणा में किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती? उद्दीपन की आवश्यकता नहीं पड़ती, उद्दीपन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसमें? आंतरिक अभिप्रेरणा में, ठीक है। जबकि साथियों दूसरी जो अभिप्रेरणा है, जिसको हमने बाह्य अभिप्रेरणा कहा, जिसको हमने गौण अभिप्रेरणा कहा, या जिसको हम अप्राकृतिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, उसी को हम नकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। इस आवश्यकता में क्या, इस अभिप्रेरणा में क्या होता है कि जो बालक है वो अपनी इच्छा से कार्य नहीं करता, वो अपनी इच्छा से कार्य नहीं करता, बल्कि दूसरों की इच्छा से कार्य करते हैं, दूसरों की इच्छा से कार्य करता है। और इसमें उद्दीपन की आवश्यकता पड़ती है। इसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? उद्दीपन की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें उद्दीपन की आवश्यकता पड़ती है तो साथियों जैसे मान लो सुरक्षा है, या फिर उसका प्रदर्शन है, या फिर कुछ लड़ाई झगड़े कलह है, ये सारे की सारे ये क्या हैं? ये बाह्य अभिप्रेरणा से होते हैं। तो साथियों एक विद्यार्थी बाह्य अभिप्रेरणा द्वारा तब सीखता है जब वह महसूस करता है कि अध्यापक द्वारा बताई गई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे कुछ करना चाहिए। तो यह आवश्यकता की पूर्ति वे वातावरण के द्वारा आरोपित आवश्यकताओं द्वारा उत्पन्न होती है। तो साथियों ये अभिप्रेरणा के 2 प्रकार हमने आपको बताए। साथियों आपको समझ आ रहा होगा अभिप्रेरणा कितना महत्वपूर्ण जो है वो टॉपिक है। साथियों अब हम बात करते हैं अभिप्रेरणा की विधियों की। साथियों अभिप्रेरणा की विधियां बहुत महत्वपूर्ण है, आपके शिक्षक जीवन में बहुत काम आने वाला टॉपिक अभिप्रेरणा की विधियां, यानी किस किस प्रकार से अभिप्रेरित किया जाता है। तो साथियों मनोविज्ञान में विद्यार्थी की जो आंतरिक और स्वयं की इच्छा होती है वह सबसे जटिल होती है। इसमें शिक्षक की भूमिका मुख्य होती है, क्योंकि शिक्षक के सहयोग से ही विद्यार्थी की आंतरिक इच्छा को प्रेरणा मिलती है। यानी शिक्षक जो है ना,
शिक्षक के सहयोग से ही विद्यार्थी की आंतरिक इच्छा जो होती है उसको प्रेरणा मिलती है और वो उसी के आधार पर प्रेरित होकर कार्य करता है। इसमें इसलिए शिक्षक के मुख्य दो कार्य होते हैं। शिक्षक के दो मुख्य कार्य कौन से होते हैं? देखो, शिक्षक के, चलो वैसे बता देते हैं। एक तो विद्यार्थी को अभिप्रेरित करके जागरूक करना और दूसरा अभिप्रेरणा के द्वारा विद्यार्थी से कार्य करना या कार्य करवाना। ठीक है, ये शिक्षक के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं इस क्षेत्र में। भाई, एक तो वो विद्यार्थी को अभिप्रेरित करके जागरूक करेगा, दूसरा अभिप्रेरणा के द्वारा विद्यार्थी से कार्य कराएगा। ये शिक्षक के दो महत्वपूर्ण कार्य हो गए। तो साथियों, फ्रेंडसन ने कहा कि प्रभावी अधिगम प्रभावशाली प्रेरणा पर निर्भर करता है। जो प्रभावशाली प्रेरणा होती है उसी पर प्रभावी अधिगम निर्भर करता है। इसलिए जितनी अच्छी प्रेरणा विद्यार्थी को मिलेगी वह उतना ही बेहतर या अच्छा सीखेगा। साथियों, इसको तो लिख ही लेते हैं अपन क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, फ्रेंडसन ने लिखा कि प्रभावी अधिगम जो होता है वो प्रभावशाली प्रेरणा पर निर्भर होता है। प्रेरणा पर निर्भर होता है, यानी कि जितनी अच्छी प्रेरणा विद्यार्थी को मिलेगी, जितनी अच्छी प्रेरणा विद्यार्थी को मिलेगी वो उतना ही बेहतर या अच्छा सीखेगा। वो उतना ही अच्छा सीखेगा। बहुत शानदार बात लिखी है फ्रेंड्स ने कि प्रभावी जो अधिगम है वो प्रभावशाली प्रेरणा पर निर्भर करता है। जितनी अच्छी प्रेरणा विद्यार्थी को मिलेगी वो उतना ही अच्छा सीखेगा। तो साथियों, अब हम बात कर लेते हैं अभिप्रेरणा की जो विधियां हैं उनकी। तो देखो, किसी भी विद्यार्थी को अभिप्रेरित करके उसकी आंतरिक व बाह्य इच्छा को जागृत करने के लिए कुछ विधियां अपनाई जानी चाहिए। और वो विधियां कौन कौन सी हो सकती हैं? भाई, किसी की अभिप्रेरणा को हम प्रभावित करें, ठीक है, उसको जागृत करें, उसकी आंतरिक या बाह्य अभिप्रेरणा जो उसको जागृत करें हम, तो उसके लिए क्या क्या विधियां अपन अपना सकते हैं? देखो, एक होता है पुरस्कार विदंड। पुरस्कार और दंड, ये दोनों ही पुरस्कार व दंड। तो देखो, पुरस्कार और दंड विद्यार्थियों को प्रेरित करने की एक प्रमुख विधि है। आप जानते हैं, सबसे पहले तो यही है। तो इसमें विद्यार्थी को अच्छा कार्य करने के लिए कोई पुरस्कार दिया जाता है और गलत कार्य करने के लिए क्या करते हैं? उसको दंड देते हैं। जब विद्यार्थी कोई अच्छा कार्य करता है तब उसमें पुरस्कार को एक अभिप्रेरक के रूप में ले सकते हैं, लेकिन जब बच्चे को सही कार्य करने की आदत पड़ जाती है तब इस अभिप्रेरक को हटा लिया जाता है। तो यहाँ पर पुरस्कार एक तरह से लालच देने के लिए दिया जाता है ताकि बालक में किसी अच्छी आदत का विकास इस रूप में हो सके। इसी प्रकार से जो दंड होता है, ये जो दंड होता है ये किसी गलत कार्य को छोड़ने के लिए दिया जाता है। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है कि बालक गलत आदत की पुनरावृत्ति ना करे, इसलिए क्या दिया जाता है? उसको दंड दिया जाता है। तो ये दोनों ही विधियां महत्वपूर्ण हैं। एक होती है प्रशंसा और निंदा। प्रशंसा व निंदा, साथियों ये भी महत्वपूर्ण है, प्रशंसा और निंदा। इनकी जब कोई विद्यार्थी अच्छे कार्यों का प्रदर्शन करता है ना, तो वो प्रशंसा का हकदार होता है और प्रशंसा के द्वारा बालक में उस कार्य के प्रति जागरूकता व रुचि उत्पन्न होती है। अगर हम मान लो कोई बालक अच्छा कार्य करता है और आप उसकी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, तो उस बालक में उस कार्य के प्रति, अच्छे कार्य के प्रति रुचि जागृत होती है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से पुरस्कार की तरह ही होता है जो उचित कार्य करने पर ही प्राप्त होता है। क्या प्रशंसा कब करते हैं? केवल उचित कार्य करेगा तभी तो प्रशंसा करेंगे। और निंदा भी बालक के लिए एक तरह से अभिप्रेरक का कार्य करता है। जैसे कोई विद्यार्थी कार्यों को सही ढंग से नहीं करता तो वह निंदा द्वारा वह दूसरों की प्रशंसा को सही ढंग से करने लगता है, लेकिन निंदा का प्रयोग एक सीमा तक ही होना चाहिए या करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा निंदा बालक के लिए हानिकारक भी हो सकती है। अपन को निंदा करनी है किसी गलत कार्य की, लेकिन बालक के गलत कार्य इतनी निंदा भी ना करें कि वो उसको ज़्यादा ही नकारात्मक ले जाए। और कहने का मतलब ऐसी निंदा नहीं कर, इतनी ज़्यादा निंदा नहीं करनी चाहिए जो कि नुकसानदायक हो। ठीक है, तो
प्रशंसा और निंदा का प्रयोग सही समय पर व सही स्थान पर करने से ये दोनों ही अभिप्रेरक का कार्य कर देती है। ठीक है, जैसे निंदा भी अच्छी चीज़ है करना, लेकिन सही समय पर और सही स्थान पर करना। जो जैसे लिखा है ना, निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाए। तो निंदा भी जरूरी है। ठीक है ना साथियों। तीसरी विधि है परिणाम का ज्ञान। परिणाम का ज्ञान। तो देखो, किसी भी व्यक्ति को अगर प्रगति का ज्ञान नहीं होता है तो वह आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए प्रगति का ज्ञान होने पर ही विद्यार्थी को पता चलता है कि जिन विधियों कौशलों व नियमों को लेकर वह कार्य कर रहा है वो सही हैं। तो किसी भी व्यक्ति की प्रगति के लिए उसको जानना आवश्यक है कि उसने अपने कार्य में कितनी प्रगति की है। इसी के आधार पर वह आगे बढ़ता है और उसी प्रगति का लेखा जोखा होने से भी व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपने कार्यों में लगा रहता है और उसमें प्रगति करता है। विद्यार्थी से प्रोत्साहन मिलता है, उसमें आत्मविश्वास का विकास भी होता है। साथियों, अभिप्रेरणा की चौथी विधि है प्रतियोगिता। हम विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित कर सकते हैं, तो उसकी विधियां हैं जो हम पढ़ रहे हैं। कंपटीशन। तो प्रतियोगिता के इस युग में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आगे निकलने की होड़ में लगा रहता है, आपको पता है। तो जिससे क्या होता है, व्यक्ति चिंतित होकर अपने कार्य के प्रति मेहनत करता है और उससे वह उस कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करके सही तरह सीखता है। तो वैसे भी अनेक शोध परिणामों द्वारा इसकी पुष्टि हो गई है कि प्रतियोगिता की स्थितियों में विद्यार्थी का प्रदर्शन जो होता है ना, वो उच्चतम स्तर पर होता है। इससे प्रजातांत्रिक भावना का विकास भी होता है। तो साथियों, प्रतियोगिता भी कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा या रुचि पैदा करती है। साथियों, पांचवा है उचित दृष्टिकोण का विकास। उचित दृष्टिकोण का विकास। साथियों, किसी विशिष्ट स्थिति में किसी बालक या व्यक्ति की प्रतिक्रिया में ही उसका दृष्टिकोण निहित रहता है। रुचि और ध्यान यानी कि इंटरेस्ट एंड अटेंशन के साथ इसका गहरा संबंध होता है। जिस बालक में हस्त कार्य के संबंध में स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास हो चुका है, वह अपने हाथों से काम करने में रुचि लेगा। परंतु जिस बालक में इस दृष्टिकोण का विकास नहीं होगा, वह अपने आप ही काम से जी चुराने लगता है। तो इसलिए उचित दृष्टिकोण व्यक्ति को मानसिक रूप से तैयार करता है। कैसे तैयार करता है? मानसिक, यानी किसी कार्य के प्रति जो दृष्टिकोण है अगर वो अच्छा है तो उसमें जल्दी अधिगम करेगा। ठीक है। एक है आकांक्षा का स्तर। आकांक्षा का स्तर। साथियों, विद्यार्थी को कार्य में बार बार लगातार सफलता मिलने पर उसका आकांक्षा का जो स्तर होता है ना, उसकी जो ख्वाहिशें होती हैं, उसकी आकांक्षाएं होती हैं, वो बढ़ जाती हैं। ठीक है। तो यदि विद्यार्थी को बार बार असफलता का मुंह देखना पड़े तो उसका आकांक्षा स्तर गिर जाता है। प्रत्येक प्रदर्शन मात्र से संतुष्ट हो जाता है। कोई उसमें सर्वोच्च स्थान पर अपने को चाहता है। तो कुछ विद्यार्थी अतीत के आधार पर इसे स्थापित करते हैं। तो आकांक्षा स्तर पिछली निष्पत्तियों पर आधारित होता है। ये जो होता है ना, ये पिछली जो निष्पत्ति होती है उन पर क्या होता है? आधारित होता है। और साथियों, वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आकांक्षित रहता है, हमेशा आशावान बना रहता है। एक विधि होती है साथियों नवीनता। नवीनता। देखो, विद्यार्थियों को अपने वातावरण के साथ समायोजन की आवश्यकता होती है और नवीनता इस आवश्यकता की संतुष्टि करती है, जिससे विद्यार्थियों में प्रेरणा आती है और वो कार्य करने में रुचि लेने लगता है। जैसे हम ये कहें कि अखबार में जब उल्टा विज्ञापन छपता है तो वह नवीन होने के कारण सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। भाई, अखबार में कोई उल्टा विज्ञापन छाप दिया तो वो नया है, इसलिए सबका ध्यान क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक है। एक विधि होती है नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना। नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना या संबंधित करना। ठीक है। साथियों, जब किसी बालक को पुराने ज्ञान से जोड़ते हुए उसे कोई नया ज्ञान प्रदान किया जाता है या सिखाया जाता है तो वह उस कार्य को शीघ्रता से सीख लेता है, क्योंकि नया काम का संबंध उसके द्वारा सीखे गए पूर्व ज्ञान से होता है, जो काम सिखाने में सहायता प्रदान करता है। और साथियों, सबसे महत्वपूर्ण होता है रुचि। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रुचि। इसके अभाव में कोई भी अध्यापक किसी विद्यार्थी में कार्य के प्रति जागृति पैदा नहीं कर सकता।
शिक्षा के शब्दकोश में रुचि एक श्रेष्ठ शब्द है। शिक्षा के क्षेत्र में जो रुचि है ना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द होता है। यदि कोई विद्यार्थी किसी काम के प्रति अपनी रुचि रखता है तो वो उसे आसानी से सीख लेता है, लेकिन यदि कोई विद्यार्थी किसी कार्य के प्रति रुचि नहीं रखता है तो फिर उसे किसी प्रकार से उस कार्य को सिखाया नहीं जा सकता। वह दबाव होने के कारण इस कार्य को सीख भी लेगा तो रुचि न होने के कारण वह इसमें उन्नति नहीं कर पाएगा। साथियों, रुचि सबसे महत्वपूर्ण है। बिना रुचि के कोई विद्यार्थी कोई कार्य नहीं सीख सकता। अगर विद्यार्थी में किसी कार्य के प्रति कोई रुचि नहीं है ना, तो वो उसको सीख ही नहीं पाता है। साथियों, एक होती है लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण ये भी एक विधि है अभिप्रेरणा की। भाई, आप किसी विद्यार्थी के सामने उसका लक्ष्य निर्धारित कर दो कि ये आपका लक्ष्य है, ये आपको प्राप्त करना है, तो उससे भी उसके अंदर क्या आती है, अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है। ऐसे ही उपलब्धि को एक प्रेरक के रूप में काम लो। जो उपलब्धि है अब तक की, उसको एक प्रेरक के रूप में आप काम लीजिए। तो साथियों, ये अभिप्रेरणा की कुछ क्या हैं, विधियां हैं कि अभिप्रेरणा किन किन विधियों के द्वारा प्रदान की जा सकती है, कैसे कैसे विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा का विकास किया जा सकता है। तो साथियों, अभिप्रेरणा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और अभिप्रेरणा से संबंधित हम अगली कक्षा में और पढ़ेंगे। साथियों, अभी कक्षा का आकार थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कक्षा ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अभिप्रेरणा के कार्य और अभिप्रेरणा का शैक्षिक महत्व, इसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो साथियों, अब तक के लिए इस कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, अभिप्रेरणा का शैक्षिक महत्व और अभिप्रेरणा के कार्य पढ़ेंगे।